नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपनी यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हमने अपने पिछले अंकों में जो उत्तर भारत की नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, उसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की बात की है। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। साथियों, ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनकी अपेक्षा ये उथली घाटियों से प्रवाहित होती हैं। ये अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इनका जो मुख्य जल का स्रोत है वो वर्षा जल ही होता है। इनका ढाल भी हिमालयी नदियों की अपेक्षा बहुत मंद है। सिर्फ ऐसे हिस्सों को छोड़कर जहाँ पर अधिक भ्रंशन हुआ या जो घाटियों से प्रभावित हुई हैं, उनको छोड़कर इनका जो ढाल भी अत्यंत ही कम है। तो इसमें जो मुख्य चीज़ क्या है, ये करना कि इनको जो वर्षा जल प्राप्त होता है वो इनको जो जल का स्रोत है वो मुख्य रूप से वर्षा जल है। ये मैदानों की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी हैं और संख्या भी इनकी कम है। ये नदियाँ वो अभी युवावस्था में, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ युवावस्था में अभी भी लगातार अपर्दन कर रही हैं, लेकिन ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में, ये अंतर है। और इन नदियों का ढाल हिमालय की नदियों की ढाल की अपेक्षा मंद है या कम है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर दो नदियों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती है, इसके अतिरिक्त बाकी सारी नदियाँ लगभग पूर्व की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र का जो मुख्य जल विभाजक है वो पश्चिमी घाट है। तो इन नदियों को मुख्यतः अगर हम प्रवाह की दृष्टिकोण से देखें तो नर्मदा और ताप्ती सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अन्य नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इन नदियों को इनके प्रवाह के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और नंबर 2 अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। सबसे पहली नदी है स्वर्णरेखा नदी। साथियों में याद रखना, प्रश्न कॉमन रूप से ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ, या 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछा जाएगा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। विकल्प में से ये भी ढूंढने को पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो हमें एक समग्र दृष्टिकोण ये याद रखना है कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। यदि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उनका उद्गम स्थल कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। उनके किनारे कौन सा नगर बसा है, ये भी पूछा जाता है। और उन नदियों पे यदि कोई जलप्रपात है तो वो कौन सा है, किस किस प्रदेश से होकर ये नदियाँ बहती हैं। लंबाई से संबंधित प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सबसे लंबी छोटी नदी पूछ ली जाती है। तो हमें जो याद रखना है उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, ये याद रखना है। यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी दक्षिण पश्चिम रांची के दक्षिण पश्चिमी पठार से निकलती है। गलत लिखा है, पठार से निकलती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। जमशेदपुर के किनारे स्थित है। जमशेदपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसकी लंबाई कुल 395 किलोमीटर है। साथियों, अगली नदी की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है साथियों? ब्राह्मणी नदी। तो अब हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है ये छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार हमने पहले भी आपसे बातचीत की है, झारखंड में पड़ता है। रांची से निकलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। यह नदियाँ दो नदियों का संयुक्त रूप है। कौन कौन सी? एक नदी है कोयल और दूसरी नदी है शंख। तो ये इन दो नदियों से मिलकर बनी है। जैसे हमने गंगा के बारे में कल बात की थी पिछले अपने भाग में कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर बनती है, वैसे ही ये ब्राह्मणी नदी है, कोयल और शंख दो नदियों से मिलकर बनती है और इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है। साथियों, अब हम अगली नदी की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शिंगवा श्रेणी के समीप अमरकंटक के पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में
पहले पूर्व में बहती है, उसके बाद फिर दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ दिशा बदल लेती है, कटक के निकट, उड़ीसा में कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण भी करती है साथियों। इससे उत्तर की इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन सहायक नदियों की बात करते हैं। महानदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंडवडूब। कुछ नदियाँ ऐसी होंगी जो साथी आपने सुनी नहीं होंगी, लेकिन ये नदियाँ याद रखनी है। अब परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया, टिपिकल पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि महानदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ भी पूछ ली जाती हैं। तो हमें ये याद रखना, अगर हम ये बेशक नहीं याद रख पाएँ कि उत्तर दिशा से कौन सी, दक्षिण दिशा से कौन सी, यदि आप ये याद कर लेते हैं कि कौन सी नदी उत्तर दिशा से मिलती है, कौन सी नदी दक्षिण दिशा से मिलती है, तो आप सिविल सेवा की परीक्षा में भी प्रश्न हल कर सकते हैं। और यदि आपको यही पता है कि कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आपके SI, SSC और जो अन्य परीक्षाएं जो हैं C ग्रेड की, उनके लिए पर्याप्त हो सकती हैं। तो उत्तर की ओर से मिलने वाली 2 नदियाँ प्रमुख इसमें नदियाँ हैं, 4 नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मंडवडूब। और हम बात करते हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों की, तो बहुत ही रोचक नाम है, आपको याद हो जाएंगे। दक्षिण की ओर से मिलने वाली इसमें 2 नदियाँ हैं, एक है जोंक और दूसरी है तेल। इस पर साथियों प्रमुख बांध हैं हीराकुंड बांध और टिकरापारा बांध। ऐसी जो बहुउद्देशीय परियोजना हैं वो आपके महानदी पर ही बनी हुई हैं साथियों। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? इनका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, इनका उपयोग जल विद्युत के लिए भी किया जाता है साथियों। अगली नदी की हम बात करते हैं, तो वो नदी है गोदावरी नदी। वो नदी है गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे लंबी नदी होने के कारण इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन याद रखें साथियों, कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोनों ही पवित्र नदियां हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गंगा गोदावरी, तो सरयू त्रिवेणी, तो आपको ये गोदावरी और कावेरी दोनों ही नदियां दक्षिण भारत में पवित्र हैं, गंगा की तरह पवित्र मानी जाती हैं। और विकल्प दिया जाए तो दोनों में से एक ही मिलेगा आपको। तो इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से स्थित जो त्र्यंबकेश्वर है, भगवान भोलेनाथ का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, उसी के समीप इसका उद्गम स्थल है साथियों। ये महाराष्ट्र में है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये भी आपको याद करनी है साथियों। इसके बारे में हमने वही सारी तथ्य रखे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं और 1 पॉइंटर 1 लाइनर से आप तैयारी करते हैं, परीक्षा के टाइम पर सारा भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप डीप स्टडी करते हैं, यदि आप राइट तरीके से सारी चीज़ पढ़ के जाते हैं, फिर यदि परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आ जाता है तो आप तुरंत कर देंगे कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। तो हमें ये याद रखना है। अगले नदी की हम बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह नदी है साथियों कृष्णा नदी। वह नदी है कृष्णा नदी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है साथियों कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी है आपकी? गोदावरी, और दूसरी नदी है आपकी कृष्णा। तो हमें ये याद रखना है कृष्णा नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट इसका, महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल होता है इस नदी का। इसकी सहायक नदियाँ साथियों कोयना, यरला, वर्धा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा, मूशी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये आपको याद रखना है। ये सहायक नदियाँ किसकी हैं? कृष्णा नदी की। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम बात करते हैं कृष्णा नदी की ही कावेरी नदी की। अगली नदी जो है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी की हम बात करते हैं। कावेरी नदी की में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह नदी कर्नाटक के मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाहित होती हुई है कावेरी पट्टम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी बात करते हैं हम। हेमावती, अर्कावती, लोकापावनी, सिमसा, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी और कबिनी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं कावेरी की। फिर से एक बात देखते हैं, ये कर्नाटक के मैसूर पहाड़
पठार के निकट दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से यह दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इसका प्रवाह क्षेत्र है, याद रखना है। कावेरी पट्टम के निकट यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महत्वपूर्ण क्या है इसकी सहायक नदियाँ हेमावती, अर्कावती, लोकापावनी, सिमसा, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी और कबिनी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और बात करते हैं हम कावेरी नदी की, तो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इसे दक्षिण की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, इसको भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं आपके तो आप दक्षिण की गंगा इसी को कहेंगे। इसके प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा, इसके प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसके नदी घाटी क्षेत्र में साउथ में जो चावल सबसे अधिक पैदा होता है वो इसी नदी घाटी के क्षेत्र में होता है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं, यह एक ऐसी नदी है जिसमें, यह एक ऐसी नदी है इसमें वर्ष भर, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें बर्फबारी नहीं, वर्ष भर, आपको याद रखना है, ये वर्ष भर, पूरे साल, पूरे वर्ष जल का प्रवाह बना रहता है। इसी नदी पर होगेनकल जलप्रपात भी स्थित है। पूछ लिया जाएगा कि होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर। देखिए जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनको तो सब लोग जानते हैं, रट लेते हैं, जैसे मान लीजिए शिव समुद्रम सबको ही बता देगा। तो ये क्या करते हैं, कुछ इससे हट के पूछ लेते हैं। तो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए कि आपका होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि ये होगेनकल जलप्रपात है, ये हमारा कावेरी नदी पर स्थित है साथियों। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी नदियों को सब जानते हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, लेकिन छोटी नदियों का उद्गम स्थल भी, और ये इनके बारे में ये जानना जरूरी है, विशेषकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नक है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है या ये नदी अरब सागर में गिरने वाली। तो हमें याद रखना है पेन्नार नदी है, ये कर्नाटक के कालर जिले की दुर्गा पहाड़ी से निकलती है। और ये नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है साथी, ये नाट्य दुर्ग गलत गया, नंदी दुर्ग है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दो ही चीज़ इसमें याद रखनी है, महत्वपूर्ण ये याद रखना है कहाँ से निकलती है, तो नंदी दुर्ग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पेन्नार नदी है। तो मुख्य रूप से इसका यही आपको याद रखना है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन्य नदी की, तो वो नदी है पलार नदी। ये आपने कम सुना होगा। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित नंदी पहाड़ी से होता है। वो नंदी दुर्ग पहाड़ी से थी आपकी पेन्नार नदी, और यह नंदी पहाड़ी से है। ये चिक्काबल्लापुर जिला है ये कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर, तमिलनाडु के अर्काट जिले से प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है साथियों, लेकिन याद रखना बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में अगर इसका नाम आता है तो आप इसको याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ऐसा ना हो आपको इसका नाम नहीं सुना तो अरब सागर में गिरने वाली नदी में आप उसको क्वेट कर दें। तो ये याद रखना हमें, कहाँ गिरती है पलार नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। इसके बाद एक और नदी है वैगई नदी। यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। वर्षानाथ लिखा, वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में गिर जाती है। मदुरई जो प्रसिद्ध शहर है, मदुरई या मदुरै भी इसको कहते हैं, यह इसी नदी के तट पर स्थित है। वैगई नदी भी याद रखना में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी ही है। आगे हम बात करते हैं एक और नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताम्रपर्णी नदी। इस नदी का नाम है साथियों ताम्रपर्णी नदी। यह नदी दक्षिणी सह्याद्री कौन, पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री भी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी सिरे से, जैसे मान लो आपकी केरल के पास में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, ढालों से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है साथियों।
इसके अतिरिक्त जो पठारी भाग से निकलने वाली अन्य नदियाँ भी हैं, तो इन नदियों में चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, केन, सोन, दामोदर नदियाँ, इनके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पिछलांक जो इसमें हमने दिया है गंगा नदी तंत्र या गंगा की सहायक नदियाँ, उसमें आप उसकी इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल भी प्रायद्वीपीय पठार से ही हुआ है और यह नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुँचती हैं, ये गंगा में समाहित हो जाती हैं और गंगा के माध्यम से इनका जल जो है बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जब हम नदियों की बात करते हैं तो ये नदियाँ चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, केन, सोन तथा दामोदर नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती हैं और गंगा नदी तंत्र का ये नदियाँ हिस्सा है। साथियों हमें याद रखना है। आगे हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आप दो का नाम सुना है, लेकिन अन्य नदियाँ में वो भी याद रखनी है, क्योंकि प्रमुख नदियों को सभी जानते हैं और जो अन्य नदियाँ हैं उनके बारे में ही अक्सर कर प्रश्न बनता है। आप साथी अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे आपकी री एग्ज़ाम होने वाली है और री एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप अभी इससे प्रैक्टिस सेट वगैरह देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मेरा निवेदन ये है कि प्रैक्टिस सेट न देखकर अभी आपके पास समय है, आप डीप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और मैं प्रत्येक चैप्टर को अपने चैनल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। आप इसको अगर यदि आप हमारा प्रत्येक लेक्चर क्लास देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब अंतिम परीक्षा की डेट क्लियर हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे जाना शुरू करें। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। यदि अभी से आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वही बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे और यदि जो पैटर्न अब आने वाला है परीक्षा में वो बहुत हार्ड ही होगा। जो परीक्षा इस बार लीक हुई है तो इस वजह से आपका आने वाला पेपर हार्ड होगा, तो आपकी उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वन लाइनर भी कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कैसे भी घुमा के पूछा जाएगा तो आप इसे कर लेंगे। यदि आप केवल वन लाइनर पर सीधे सीधे सवाल पर गए तो पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको कठिनाई होने वाली है। तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपके साथ बात करता हूँ अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। सबसे पहली नदी है साथियों नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच से बहती है और बीच में गहरी गहरी घाटियाँ भी प्रभावित करती है। इसका जो अंतिम मतलब जहाँ पे ये गुजरात के क्षेत्र में जहाँ पे ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, तो उस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर ये नौकायन के लिए भी सरल है। और इसी नर्मदा नदी की तट पर ही ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है महादेव का ज्योतिर्लिंग है, वो इसी नदी के उद्गम स्थल पर बना हुआ और एक पहाड़ी पे बना हुआ है। जिस पहाड़ी में अगर आप देखेंगे नर्मदा नदी को तो ओम के आकार की आकृति बनी है, इसलिए उस स्थान को ओंकारेश्वर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों कुछ अन्य बातें नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी, इस पर दो जलप्रपात हैं, कंदरा और कपिलधारा। कौन कौन सा साथियों? कंदरा और कपिलधारा। तो कपिलधारा को हम धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? 23 मीटर है। लेकिन साथियों मैं ये कहूँगा आपको कंदरा भी याद रखना है, क्योंकि कपिलधारा तो सब लोग जानते हैं लेकिन कंदरा के बारे में कम लोग जानते हैं, तो आपको कंदरा पर भी विशेष ध्यान देना है। कपिलधारा के साथ ही संबद्ध कर लें। कपिलधारा और कंदरा दोनों जलप्रपात किस नदी पर हैं? तो ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित हैं। धुआंधार जलप्रपात जो है या कपिलधारा जलप्रपात है, उसकी ऊँचाई 23 मीटर है। यह भरूच के पास, कहाँ पर? गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। और यदि हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो देखिए तवा वो नहीं जिस पर रोटी बनाते हैं, तवा इस नदी का नाम है। बारनेल, दूधी, हिरन, वरना, कोनार, माचक आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं साथियों। फिर से एक बार देख लेते हैं, तवा, बारनेर, दूधी, हिरन, वरना, कोनार, माचक आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दो जलप्रपात हैं, कौन सा? कंदरा और कपिलधारा, ये हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम ताप्ती नदी की।
तो ये ताप्ती नदी है साथियों, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है और ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। जो मुल्ताई पहाड़ी आपकी है, यह नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है और जो किनारे स्थित नगर है उसकी बात करें हम तो सूरत जो है आपका शहर वह इसी ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है साथियों। इसमें याद करने वाली चीज़, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मुल्ताई नामक पहाड़ी और सतपुड़ा श्रेणी में है। ये अजंता और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। सूरत इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अगली नदी, तो वह नदी है साथियों साबरमती नदी। साबरमती नदी से याद आ रहा होगा आपको, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जो हमारे बापूजी थे, प्यारे गांधी जी थे, उनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम, उसी नदी के किनारे बसा हुआ था साथियों। यह नदी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है गुजरात में। और अहमदाबाद जो मुख्य शहर है अहमदाबाद, वह भी इसी नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है साथियों। हमें याद रखना है दोनों ही चीज़ें। निकलती कहाँ से? राजस्थान के निकट मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। गिरती कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी सर कहाँ साथियों, कहाँ? ये अरब सागर में ही है। आपको याद रखना है, जहाँ भी खंबात की खाड़ी आ रही तो अरब सागर में ही है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में ही ये आती है। इस नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर वो है आपका अहमदाबाद। आगे हम बात करते हैं माही नदी। साथियों याद रखना आपको, माही नदी, माही, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। धार जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और इसकी कुल लंबाई 553 किलोमीटर है। यह नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सोम और जाखम, याद रखना है, दो इसकी प्रमुख नदियां हैं। सहायक नदी कौन कौन सी? सोम और जाखम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माही नदी के बारे में जो बार बार पूछा जाता है वो क्या है? ऐसी एकमात्र नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसलिए आपको इसके साथ साथ 2 चीज़ें याद कर लेनी है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के थार जिले से निकलती है। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ सोम तथा जाखम, और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम अगली नदी की बात करते हैं, तो वह नदी है साथियों लूनी नदी। लूनी नदी, ये नदी निकलती तो है लेकिन अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती है। और ये इसको अरब सागर में गिरने वाली नदी तो कहा जाता है, लेकिन कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ऐसी हमारी लूनी नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है, लूनी नदी। और इसी के साथियों हमने जो प्रायद्वीपीय पठार में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में आपको बताया। उनसे संबंधित सभी परीक्षोपयोगी प्रश्न मैंने इसमें समाहित करने की पूरी कोशिश की है। साथियों ऐसी ही परीक्षोपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप हमको फॉलो करिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।